लास्ट अटेम्प्ट से एबीएम के मॉड्यूल डी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं एबीएम मॉड्यूल डी और उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो दो चैप्टर्स हैं एंड टोटल तीन पार्ट्स रहेंगे एंड हर दो चैप्टर्स के तीन तीन पार्ट्स करके हम पूरा का पूरा ये कवर करने वाले हैं मॉड्यूल। सो मेक श्योर ये सीरीज मिस ना हो। इससे पहले एबीएफएम का सीरीज चल रही थी जिसमें वी वर कवरिंग द मॉड्यूल ए, राइट। एंड उससे पहले वी हैव कवर्ड द बीएफएम एंड एबीएम एंड बीआरबीएल। तो अगर आपको ये सभी वीडियो क्वेश्चंस की वीडियोस एंड पीडीएफ चाहिए तो आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का लिंक स्क्रीन के ऊपर है irbf.info/app एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT, राइट, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड इट सेज it's related to the compliance audit. So it says a bank's senior management led by Mr. Amitabh Bachchan. तो एक बैंक की senior management है which is being led by Mr. Amitabh Bachchan argues that they should have the final say on the internal audit scope to ensure it aligns with the business objectives, right? तो वो आर्ग्यू करते हैं कि उनके पास एक फाइनल से होनी चाहिए इंटरनल ऑडिट के स्कोप को लेकर के सो दैट जो ये इंटरनल ऑडिट है वो इंश्योर कर पाए कि ये अलाइन कर रही है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग द इंटरनल ऑडिट। अगर हम इंटरनल ऑडिट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, राइट, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, व्हाई इज दिस स्टांस प्रॉब्लमेटिक एंड व्हाट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस मैटर एंड क्या अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो सब चीजें हमने यहाँ पर बतानी है, राइट। ऑप्शंस आपके सामने है, सो मेक श्योर कि आप फटाफट से ऑप्शंस को गो थ्रू करें एंड आंसर जरूर पोस्ट करें। So option 8 says it is problematic because the head of internal audit has the sole authority to define the audit scope. The board's role is limited to reviewing the HIA's performance. See, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज जो HIA है वो मैनेज करता है ऑडिट फंक्शन को। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके साथ होती है, वो बोर्ड की ही होती है एंड उनका रोल होता है कि दैट इज बेसिकली नॉट सिंपल परफॉर्मेंस रिव्यू, उससे भी ज्यादा उनका रोल होता है। सो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली इज नॉट द करेक्ट वन। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी that says the stance is acceptable as long as the board's audit committee provides a final review। अब ये जो स्टांस है ये तब तक बेसिकली पॉसिबल रहेगा, तब तक सही रहेगा जब तक पर्टिकुलरली जो बोर्ड की ऑडिट कमेटी है वो फाइनल रिव्यू दे रही है एंड अप्रूवल है मैनेजमेंट डिफाइंड स्कोप के अंदर है, राइट। सो इंश्योर करता है कि प्रोसीजर कंप्लायंस बनी हुई है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज दिस इज मिसलीडिंग। जो ऑडिट कमेटी का रोल है वो एक्टिव ओवरसाइट का होता है। जो ऑडिट कमेटी का रोल होता है एक्टिव ओवरसाइट का होता है, कोई पैसिव रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। वो जो ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिव्यू भी करना है और ऑडिट स्कोप को अप्रूव भी करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी बताना है एंड मेन मेन चीज होती है कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई रबर स्टैंप नहीं लगानी, राइट। दैट्स नॉट द बेसिक थिंग ओवर हियर, राइट। उस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। अब मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल, जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सीनियर मैनेजमेंट को अवॉइड करना चाहिए कि वो सेंसिटिव एरियाज जो हैं, राइट, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी पुअर परफॉर्मेंस के बारे में, राइट, उनकी स्क्रूटिनी वो खुद ना करें। एंड लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस भी रहेगा। जो इंटरनल ऑडिट की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि वो इंडिपेंडेंटली चेक कर सकती है चीजों को, राइट। तो वो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं चाहिए। एंड थर्ड जो चीज हो सकती है दैट कुड बी रिलेटेड टू द वीक कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि अगर मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी स्कोप को, राइट, एंड एश्योरेंस जो दी जाएगी रेगुलेटर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, वो डेफिनेटली उसका कोई रिलायंस नहीं रहेगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक हो जाएगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका कुछ स्कोप होता है, उनका कुछ रोल होता है। क्या रोल होता है? सबसे पहली चीज है कि उनको इंटरनल ऑडिट चार्टर को अप्रूव करना होता है कि अथॉरिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंस कैसे होगी, रिपोर्टिंग लाइंस कैसे होगी एंड ऑडिट इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने का काम भी उनका है। यानी कि इंटरनल ऑडिट जो है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा फंक्शनैलिटी के बारे में टू द बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी के पास, मैनेजमेंट के पास नहीं करना, राइट। एंड थर्ड थिंग कि जो ऑडिट का स्कोप है उसको भी देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज के स्कोप को भी देखना पड़ेगा। बोर्ड बेसिकली इंश्योर करता है कि ऑडिट सभी हाई रिस्क एरियाज को कवर कर रही है, इवन इफ अगर वो मैनेजमेंट के लिए इनकन्वीनियंट तो भी, एंड फॉलो को भी मॉनिटर करता है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट जो है
वो ऑडिट की फाइंडिंग्स के ऊपर एक्ट करती है टाइमली मैनर में, इफेक्टिव मैनर में, राइट? सो दैट्स द स्कोप। ऑप्शन सी देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी इट सेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर ensuring the internal audit function is established and maintained effectively, which includes overseeing its independence from the management's direct influence. Absolutely correct, right? तो मैनेजमेंट के साथ नहीं मिलने देना होता, वहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। It particularly says, question number 2 over here, a bank under CEO Miss Deepika Padukone experiences a major data breach। ठीक है, तो एक बैंक है जहां पर जो सीईओ है वो है दीपिका पादुकोण, एंड एक मेजर डाटा ब्रीच होता है ड्यू टू एम्प्लॉयज फेलियर टू फॉलो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। वो फॉलो नहीं किए तो डाटा ब्रीच हो गया, heading to the theft of the customer financial data। This single event triggers a series of consequences across the organization. Which option best describes the cascading effect of risks starting from the initial failure based on the interconnected nature of compliance risk? तो कंप्लायंस रिस्क से रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकती है? देखो, इनिशियल फेलियर क्या हुआ था, एक ऑपरेशनल लैप्स हुआ, एम्प्लॉय ने इग्नोर कर दिया इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, राइट? तो वो बेसिकली क्या चीज है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली ये जो चीज हुई है, दिस इज द ऑपरेशनल रिस्क, राइट? ये ऑपरेशनल रिस्क है, ह्यूमन एरर है, कि प्रोसेस गैप है, नेग्लिजेंस है, जो भी है। अब प्राइमरी कंसिक्वेंस को क्या होगा, मेजर डाटा ब्रीच हुआ, फाइनेंशियल जो डाटा था कस्टमर्स का वो चला गया, जिससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया, डाटा प्राइवेसी रिस्क बढ़ गया। एंड इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अब देखो, आपके ऊपर रेगुलेटरी रिस्क भी है। अब अगर आपने कानून को नहीं माना या आपने कानून को तोड़ दिया, तो आरबीआई का जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, आईटी एक्ट है, या फिर डीपीडीपी एक्ट है, जीडीपीआर एक्ट है, उनके अकॉर्डिंग आपके ऊपर चीजें पड़ सकती हैं। बैंक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, फाइन भी पड़ सकते हैं, पेनल्टी भी पड़ सकती है। एंड सेकंड जो रिस्क पड़ेगा, अब ये बेसिक क्या था, फंडा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका जो सबसे पहला जो रिस्क था यहाँ पर जो हुआ, जिस वजह से चीज हुई है, दैट्स ऑपरेशनल रिस्क। नाउ दिस ऑपरेशनल रिस्क में लीड टू व्हाट, इसकी वजह से रेगुलेटरी रिस्क भी हो सकता है, या फिर जो लीगल रिस्क है, लीगल रिस्क है वो भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा इट कुड आल्सो बी द केस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क भी तो हो सकता है, यानी कि फाइनेंशियली फाइन पड़ सकता है, पेनल्टीज पड़ सकती हैं, राइट? कंपनसेशन पे करनी पड़ सकती है कस्टमर्स को। एंड रेप्यूटेशनल रिस्क भी हो सकता है, बिकॉज कस्टमर्स के सामने तो रेप्यूटेशन अब जीरो होगी ना, तो रेप्यूटेशनल रिस्क भी हो सकता है कि इनका तो डाटा ही नहीं सही है, डाटा कभी भी हैक हो सकता है। एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क भी है, अब कस्टमर डेफिनेटली जाएंगे छोड़ करके, तो ये बिजनेस का भी लॉस है। सो इट बेसिकली मे लीड टू द बिजनेस रिस्क एज वेल, राइट? एंड अगर बैंक फेलियर हो गया, अगर बहुत ज्यादा बड़ा ब्रीच हो गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक रिस्क है वो भी हो सकता है, दैट कुड आल्सो बी देयर। अभी इंटरकनेक्टेडनेस क्यों है? क्योंकि ऑपरेशनल बेसिकली लैप्स हुआ है, एंड एम्प्लॉय का नॉन कंप्लायंस है, तो कंप्लायंस रिस्क है, विच में लीड टू लीगल रिस्क, मे लीड टू फाइनेंशियल रिस्क, मे लीड टू रेपुटेशनल रिस्क, एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क मे बी देयर, राइट? सो दैट इज द पार्ट। ऑप्शंस देखते हैं। दिस इवेंट इज प्योरली अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। प्योरली साइबर सिक्योरिटी रिस्क थोड़ी ना है। इनिशियल जो चीज स्टार्ट हुई थी वो साइबर सिक्योरिटी एलिमेंट को शोकेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रूट कोज को देखें तो वो तो ऑपरेशनल फेलियर था, राइट? तो ऑपरेशनल फेलियर से आगे चीजें चली हैं, सो दिस इज नॉट द आंसर। दिस बिगिंस एज ऑपरेशनल रिस्क, बिल्कुल सही है, ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस विच देन ट्रिगर द लीगल रिस्क फ्रॉम द लॉ सूट, रेगुलेटरी रिस्क फ्रॉम नॉन कंप्लायंस एंड एवरीथिंग, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर है, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लायंस ऑडिट से क्वेश्चन है। अ बैंक्स ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, बैंक की ऑडिट कमेटी है बोर्ड की, जिसको हम कहते हैं एसीबी, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, कंसिस्टिंग ऑफ द 6 मेंबर्स, 6 मेंबर है, is voting on critical resolution to approve the scope of the annual internal audit. This vote results in a tie with 3 members in favor and 3 against. According to the specific governance rules of the ACB, what is the immediate outcome of this vote and the required procedure for a dissenting member?
तो क्या प्रोसीजर रहेगा इसके बाद, उसके बारे में वी नीड टू टेल। सी, अब क्योंकि रेजोल्यूशन की फेवर में भी 3 वोट्स है, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट भी 3 वोट्स है, तो कोई मेजोरिटी तो है नहीं है। तो गवर्नेंस रूल के हिसाब से जहां पर टाई होता है वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, एंड जो प्रपोज स्कोप होगा इंटरनल ऑडिट का उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में। अब रोल ऑफ डिसेंटिंग मेंबर क्या रहेगा? अब आरबीआई मैंडेट करता है कि जिनके डिसेंटिंग व्यू होते हैं ना, यानी कि जो डिसेंट करते हैं कि भाई हम इस चीज को नहीं मानते, ठीक है, एसीबी के केस में उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्यों नहीं मानते वो बताना पड़ता है। कोई भी मेंबर जो डिसअग्री करता है मेजोरिटी के साथ, उसको एंश्योर करना पड़ता है कि उस डिसेंट को एक्सप्लिसिटली नोट किया जाए। इससे ट्रांसपेरेंसी मिलती है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो समझ पाते हैं इस चीज को, एंड बोर्ड जो है वो बाद में इस चीज का रिव्यू कर पाता है, राइट। सो ऑप्शन ए इट सेज दैट द रेजोल्यूशन इज फेल्ड, रेजोल्यूशन जो है वो फेल हो गया। देखो, थ्रेशोल्ड जो है वो कोई मेजोरिटी नहीं है, दैट्स बेसिकली अ सुपर मेजोरिटी। वो सुपर मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 2/3 का आपके पास प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 2/3 वोट से पास होएगा रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा। The resolution is failed because it achieves a simple majority of 50% and no further action is required for dissenting members as the motion did not pass. This is not the scenario. Option B, the resolution fails as it requires the votes of at least 2/3 of the members to pass. A member who votes against a successful resolution must provide a written statement to the board of directors explaining their dissent. Absolutely true. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन एक फैक्ट नया यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 2/3 कैंडिडेट आपके वोटिंग करेंगे तभी आप उसको पास मानेंगे, नहीं तो नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लायंस फंक्शन से लेकर। अ बैंक अपॉइंट्स मिस्टर शाहरुख खान एज इट्स न्यू चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो बैंक ने अपॉइंट किया है शाहरुख खान को सीसीओ के रूप में, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में, राइट। And to align his incentives with the bank's growth, his bonus is structured to be partially dependent on the profitability of the corporate lending division, a department he directly oversees for compliance. As per the principles of good corporate governance, why is this remuneration structure critically flawed? इस बेसिक स्ट्रक्चर को फ्लॉड क्यों माना गया है, दिक्कत क्यों मानी गई है? देखो, जो सीसी होता है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, उनका कोर मैंडेट क्या होता है? मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, रिपोर्ट करना, ठीक है। तो इनका सीसीओ का मेजर जो कामकाज होता है वो बेसिकली रहता है मॉनिटर करने से रिलेटेड, डिटेक्ट करने से रिलेटेड एंड रिपोर्ट करने से रिलेटेड रहता है, राइट। जो लैप्सेस होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। इवन इफ दे हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे खत्म होती है तो भी ये चीज बतानी पड़ती है। अब अगर आपने बोनस को लिंक कर दिया है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, कॉर्पोरेट लेंडिंग डिवीजन के जो उसके पर्सनल इंसेंटिव बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली वो कैसे ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर करेगा? ठीक है, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है? देयर इज अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जिस पर्सन ने चीज को बचाना था उसको प्रॉफिट दे रहे हो आप उसके बदले में, राइट। वो तो वैल्यूएशंस को देखेगा नहीं, या फिर कंप्लायंस चेक्स के लिए रिलैक्स्ड रहेगा, अंडर रिपोर्ट करेगा रिस्क को। तो डेफिनेटली आप जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स है उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, राइट, कंप्लायंस एंड रिस्क कंट्रोल फंक्शन जो होने चाहिए, दोज मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस प्रेशर। बिजनेस परफॉर्मेंस प्रेशर से आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो कंप्लायंस है एंड जो रिस्क कंट्रोल फंक्शन है। अब सीसीओ जो है, आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दे सकते रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट से रिलेटेड, कि वो रेवेन्यू जनरेट होंगे तो आपको वहां से इंसेंटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेंगे, बिकॉज उनका रोल जो है कंट्रोल ओरिएंटेड है, उनका रोल प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। तो ये फ्लॉड स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली उसमें रेगुलेटरी ब्रीचेस होंगे, कंप्लायंस रिस्क बढ़ जाएगा, रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है, राइट। दैट्स द केस। तो ऑप्शंस देखते हैं। This structure is acceptable, not acceptable. This is flawed because the CCO's remuneration should only be linked to the bank's profitability, not the performance of a specific division. तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक होनी चाहिए? देखो, जो आप अगर आप लिंक करते हो रेमुनरेशन को स्पेसिफिक डिवीजन से, वो तो काफी स्वेयर है, लेकिन इवन अगर आप बैंक की उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी लिंक करते हो ना, वो भी प्रॉब्लमेटिक कंसर्न रहता है। सो दिस इज इवन नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, दिस स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडरमाइनिंग
The CCO's independence and objectivity, as their personal financial gain is tied to the performance of the business line, they are supposed to monitor impartially. So absolutely, this is the correct answer. Option C is the correct answer because this was the core issue. जो इंडिपेंडेंस है एंड ऑब्जेक्टिविटी है, सो दैट इस चीज को एश्योर करना कि फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, उसमें रिस्क नहीं है, कंप्लायंस भी हो रहा है, तो सीसीओ को अनबायस्ड जजमेंट लेनी पड़ेगी एंड वायलेशंस को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उनको बोनस मिले तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना उन चीज को, तो दैट्स नॉट बेसिकली द राइट थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लायंस ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। A large commercial bank is preparing its annual financial statements. एक बड़ा कमर्शियल बैंक है जो कि अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है एंड नीड्स टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग। The bank has significant operations both within India and in international financial centers like Singapore and Dubai. How should the bank structure its primary and secondary reporting segments to align with the standard disclosure requirements? तो किस तरह से अलाइन करेगा उसके बारे में हमें बताना है। देखो, इफ वी लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग सेक्शन, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की बात करें, तो प्राइमरी सेगमेंट बेसिकली क्या होती है, वो बैंक के रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। लाइक अगर जो रिस्क है या रिटर्न है वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ ज्यादा इफेक्ट होते हैं, या फिर वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इफेक्ट होते हैं, वो प्राइमरी सेगमेंट है, राइट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बिजनेस सेगमेंट हो गया कोई पर्टिकुलर, राइट, या ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो गया, वो आपका प्राइमरी सेगमेंट हो गया। सेकेंडरी सेगमेंट होगा जो कोई और डायमेंशन है, जो डिस्क्लोज्ड है लिमिटेड वे में, ठीक है, वहां पर एडिशनल आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो इफ वी लुक एट द आरबीआई गाइडलाइंस या फिर अगर आईसीएआई गाइडलाइंस की अगर बात करें, राइट, तो बिजनेस सेगमेंट जो होती है, क्योंकि बैंक में जो रिस्क और रिटर्न होती है वो प्राइमरी किससे इन्फ्लुएंस होती है, प्रोडक्ट से, सर्विसेज जो ऑफर की जाती है उनसे इन्फ्लुएंस होती है, ज्योग्राफी से आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉमन बिजनेस सेगमेंट्स क्या रहेगी, जैसे ट्रेजरी है, बिजनेस सेगमेंट तो ये होंगी ना जो प्राइमरी सेगमेंट्स है। ठीक है, तो बिजनेस सेगमेंट क्या से होंगे, लाइक वी आर हैविंग द ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गई, होलसेल बैंकिंग हो गई, रिटेल बैंकिंग हो गई, राइट, वो सब चीजें हैं। एंड अगर मैं बात करूं ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में, ठीक है, तो आप इससे एक्सपोजर को कैप्चर करते हो, लाइक डिफरेंट रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स के हिसाब से, करेंसी इन्वायरमेंट्स के हिसाब से। लाइक अगर इंडिया में कर रहे हो तो डोमेस्टिक है, अगर फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी जैसे इस केस में कहा गया है दुबई सिंगापुर में कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल है। अब इस केस में अगर देखें तो बैंक जो है उसके ऑपरेशंस इंडिया में भी हैं और ओवरसीज में भी हैं, राइट। तो अगर हम प्राइमरी सेगमेंट की बात करते हैं, देयर वी टू टॉक अबाउट द बिजनेस सेगमेंट्स लाइक ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग एटसेट्रा। एंड सेकेंडरी सेगमेंट में किसकी बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अगर रिक्वायर्ड हो तो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्राइमरी सेगमेंट हो तो आपको जो सेगमेंट रेवेन्यू होता है उस प्राइमरी सेगमेंट का, रिटेल बैंकिंग का या फिर होलसेल बैंकिंग का, वो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। आपकी रेवेन्यू क्या है, एसेट्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, वो अलग अलग बतानी पड़ेंगी। एंड अगर सेकेंडरी सेगमेंट की बात करें तो डिस्क्लोजर जो रहेगा वो रहेगा आपका ज्योग्राफी के हिसाब से, लाइक इंडिया में कितना आपका एसेट लाइबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और इंटरनेशनल बिजनेस में कितनी है, राइट, दैट्स द केस। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से रहता है। ऑप्शंस देखते हैं। द प्राइमरी सेगमेंट शुड बी डोमेस्टिक इंटरनेशनल। तो क्या प्राइमरी सेगमेंट जो होती है वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल रहती है? नो, बिकॉज प्राइमरी जो होती है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द सेगमेंटेशन, राइट, बिजनेस सेगमेंट्स के हिसाब से। सो दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी, द बैंक मस्ट रिपोर्ट ओनली बेस्ड ऑन बिजनेस सेगमेंट्स। सिर्फ बिजनेस सेगमेंट्स के हिसाब से बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए, एज दीज रिफ्लेक्ट द कोर ऑपरेशंस, क्योंकि कोर ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। बिकॉज जो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होती है वो कोई ऑप्शनल नहीं है, उसको सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में लेकर आना जरूरी होता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट। ये तो कह रहा है कि सिर्फ एक को रिपोर्ट करना जरूरी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी, द प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट शुड ऑर्डिनरली बी इट्स बिजनेस सेगमेंट्स। ऑर्डिनरली देखो बिजनेस सेगमेंट होती है, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग एटसेट्रा, राइट, लेकिन साथ के साथ आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो है उनको सेकेंडरी फॉर्मेट में बताना पड़ता है। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है, ये चीज करनी पड़ती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, right? Now let's move toward the question number 6. A bank is subjected to a sophisticated distribution denial of service attack. तो बैंक के पास एक बहुत ही बढ़िया सोफिस्टिकेटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है,
कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, नोड्स आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे सिस्टम ब्लॉक हो जाता है एंड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते आप, राइट? तो दैट्स बेसिकली उसके लिए सिस्टम है आपके पास, वेयर अटैकर सक्सेसफुली ओवरवेल्म इट्स सर्वर्स विद मैलिशियस ट्रैफिक। तो जहां पर अटैकर जो है वो सक्सेसफुली ओवरवेल्म कर लेते हैं सर्वर्स को, मैलिशियस अटैक कर देते हैं, एंड फर्दर दिस एक्शन रेंडर्स इट्स ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल एंड मोबाइल ऐप कंप्लीटली अनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट कस्टमर्स फॉर सेवरल आवर्स, जिसके कारण से इंटरनेट बैंकिंग डाउन रहती है बहुत घंटों के लिए। अब विद इन द सीआईए फ्रेमवर्क फॉर साइबर रिलायंस, which specific principle was most directly and significantly compromised in this incident? तो कौन सा प्रिंसिपल जो होता है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है? देखो सीआईए का मतलब क्या होता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीआईए? सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? एंड आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, दैट द डाटा मस्ट बी अवेलेबल एज इट वाज स्टोर्ड, एंड ए इज बेसिकली फॉर अवेलेबिलिटी, दैट इज व्हेनेवर रिक्वायर्ड इट मस्ट बी अवेलेबल, राइट? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है? क्यों डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है, कस्टमर डाटा एक्सपोज हो गया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बताया, तो यहां पर ये तो नहीं हुआ। इंटेग्रिटी की बात करें तो वो भी मेन इशू नहीं है, कोई डाटा अल्टरेशन नहीं हुआ, करप्ट नहीं हुआ, वो भी नहीं है यहाँ पर बताया गया। अवेलेबिलिटी यस, उसका क्रिटिकल फेलियर हुआ, दिस इज द क्रिटिकल फेलियर इन दिस केस, राइट? तो ऑप्शन देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इंटेग्रिटी के ऊपर पड़ा, नहीं पड़ा। अवेलेबिलिटी के ऊपर पड़ा, यस अवेलेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, अवेलेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है? डीडीएस अटैक जो है उसने अवेलेबिलिटी को रोक दिया क्योंकि वो अब सिस्टम अवेलेबल नहीं था, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द प्राइमरी पर्पस एंड डायरेक्ट result of the DDoS attack is to make systems and service non-functional and inaccessible to the intended user. So definitely it is breaching the principle of availability. And what about the annihilation? Annihilation क्या होती है? एनिलेशन जो रिस्क होता है वो एक्सट्रीम रिस्क है, जहां पर रेगुलेटर्स जो हैं वो पूरे के पूरी बैंकिंग एंटिटी को शट डाउन कर देते हैं, राइट राइट, उसको शट डाउन कर देते हैं, यानी कि टेम्परेरी सर्विस आउटेज हो जाता है ड्यू टू सम साइबर अटैक, राइट? तो काफी सीरियस माना जाता है एंड वो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, एनिलेशन वो प्रोसेस होता है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट it is discovered that a bank has several material credit entries। तो एक एक्सटर्नल ऑडिट की जाती है, ठीक है? एक्सटर्नल होती है यानी कि बाहर से पर्सन आया, ऑडिटर, ऑडिट की जा रही है, तो ये पता लगता है कि बहुत सी सेवरल क्रेडिट एंट्रीज हैं इन इट्स नोस्ट्रो अकाउंट, राइट? क्रेडिट एंट्रीज है नोस्ट्रो अकाउंट में, राइट? जो कि हेल्ड किया जाता है फॉरेन करेंसी में किसी और बैंक के द्वारा, that have remained unreconciled for an over 4 years, 4 साल से अनरिकनसाइल्ड है। According to the Reserve Bank of India guidance on financial statement presentation, what is the mandatory accounting treatment for these specific long outstanding entries? क्या यहां पर किया जाएगा इन आउटस्टैंडिंग एंट्रीज का? नोस्ट्रो अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय नोस्ट्रो अकाउंट? सिंपल सी चीज है नोस्ट्रो अकाउंट तो, ये है आपका बैंक, राइट? अब आपको इंडिया में और आपने अब सर्विस देनी है, यहाँ पे एक कस्टमर है जो बाहर की कंट्री में है और यहाँ पर है एक बैंक और जिसके थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज अ बैंक विच इज अवेलेबल हेयर इन इंडिया, राइट? और ये है कस्टमर जो दूसरी कंट्री में बैठा है और आपने इसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लेट्स से पीक्यूआर बैंक है यहाँ पर फॉरेन कंपनी कंट्री में, राइट? तो बैंक जो है यहाँ पर अपना एक अकाउंट मेंटेन करेगा इस पर्टिकुलर बैंक में एंड दिस अकाउंट विल बी द फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो दिस इज बेसिकली foreign currency account which is being maintained with the other bank in outside India, that is a nostro account, right? वहां पर एंट्रीज हैं जिसको आपने चेक नहीं करा, अब क्या इशू आएगा उसके बारे में, किस तरह से डील किया जाएगा ये 400 पुरानी एंट्रीज के बारे में, उसके बारे में बताना है, राइट? देखो, आरबीआई ने इसके रिलेटेड मास्टर सर्कुलर दिया है और यहाँ पर ऑथराइज डीलर से रिलेटेड, नोस्ट्रो रिकंसिलिएशन से रिलेटेड बताया गया प्रॉपर्ली। अब अगर क्रेडिट एंट्रीज हैं नोस्ट्रो में जो कि अनरिकंसाइल्ड हैं फॉर मोर देन 3 years, उनको ब्लॉक्ड अकाउंट में डालना पड़ता है। इफ द एंट्रीज आर इन क्रेडिट फॉर मोर देन 3 years, तो उनको ब्लॉक्ड अकाउंट में डालना पड़ता है और उनको आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में शोकेस करना पड़ता है, राइट? एंड अगर डेबिट एंट्रीज और नोस्ट्रो अकाउंट में विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 years, उनको बेसिकली आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा? 100% उनको कवर करना पड़ेगा।
those are to be covered 100%. And further, that is the main scenario, यही मेन सिनेरियो। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर एंट्रीज जो 4 साल पुरानी है, तो जो ये क्रेडिट एंट्रीज हैं आप इनको ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बुक्स में इसको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की तरह शोकेस करेंगे, नोट एज द इनकम, राइट। तो ये करंट एसेट्स का पार्ट नहीं बनेंगे, राइट। तो जब हम इनको रिकनसाइल करेंगे तो उनको हम कलेक्टेड में डाल सकते हैं, लेकिन जब तक रिकनसाइल नहीं होता आप इनको आउटस्टैंडिंग में डालेंगे। एंड अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो क्रेडिट जो है उसको इनकम की तरह आप गो थ्रू नहीं कर सकते, इनकम नहीं मान सकते हो। सो दीज एंट्रीज शुड बी प्रॉम्प्टली रिटन ऑफ। तो राइट ऑफ ना कर दोगे आप उनको। सिंपली राइटिंग ऑफ एंट्री इज बेसिकली नॉट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, ये कोई प्रोसेस ही नहीं है, right? And they must be transferred to a separate blocked account. Absolutely true, and must be disclosed as an outstanding liability in the bank's financial statements. Absolutely correct. बिल्कुल सही है। So option B is the correct answer here. Now let's move toward the question number 8. A legacy public sector bank led by CEO Mr. Akshay Kumar. तो एक लेगेसी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनके सीईओ जो है वो अक्षय कुमार है, हैज कंसिस्टेंटली अंडर इन्वेस्टेड इन इट्स डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द पास्ट डिकेड। अब इन्होंने बहुत कम इन्वेस्ट करा है डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। एज अ रिजल्ट इट इज नाउ रैपिडली लूजिंग इट्स यंगर टेक सेवी कस्टमर बेस टू न्यू एज फिनटेक स्टार्टअप्स एंड डिजिटल फर्स्ट बैंक्स। हाउ वुड दिस सिचुएशन बी मोस्ट एक्यूरेटली क्लासिफाइड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क? तो इसको नॉन फाइनेंशियल रिस्क में हम किस तरह से मानेंगे? सो दिस वुड बी सेड टू बी व्हाट? इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ स्ट्रेटेजिक रिस्क। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक रिस्क। वाई? क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमारे पास है ही नहीं इस चीज से रिलेटेड। दैट इज अ मेजर थिंग, राइट? वही चीज हुई है यहाँ पे। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर देखो तो स्ट्रेटेजिक रिस्क की डेफिनेशन भी ये कहती है कि जो बैंक बिजनेस के डिसीजंस की वजह से या फिर अगर आप चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल थे, रेगुलेटरी थे, मार्केट से रिलेटेड थे, एंड उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो या अपनी कंपिटेटिव पोजीशन को नहीं बना पा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। अब बैंक ने अंडर इन्वेस्ट किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर द लास्ट डिकेड। अब उसकी वजह से टैक्स से भी कस्टमर्स को खो रहे हो एंड आपकी पोजीशन नहीं है। एंड फर्दर ये कोई ऑपरेशनल लैप्स तो नहीं है कि आपने ऑपरेशनल लैप्स किया, लेकिन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मिस जजमेंट जरूर है, राइट? तो ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क डायमेंशन से अटैच्ड है। नॉन फाइनेंशियल डायमेंशन से अटैच्ड है, लाइक इसमें रेपुटेशनल रिस्क है क्योंकि कस्टमर्स ये सोचेंगे कि आपका तो जो सिस्टम है वो आउटडेटेड है। एंड फर्दर डेफिनेटली ये फ्रेंचाइजी रिस्क भी है, मार्केट शेयर इरोड होगा, ठीक है, क्योंकि फिनटेक के पास जा रहे हैं कस्टमर। एंड टेक्नोलॉजी रिस्क भी है क्योंकि आप डिजिटल इनोवेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, राइट? सो दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं। दिस इज क्लियर एग्जांपल ऑफ बिजनेस रिस्क। तो क्या एक बिजनेस रिस्क है एग्जांपल? नो, दैट इज नॉट द सिनेरियो। अच्छा, क्या ये related है with the strategic risk? Yes, this is related to strategic risk because the negative impact on the bank's earnings and market position stems from poor long-term business decisions and a failure to respond to the fundamental industry changes. So option B is the correct answer. Question number 9. A listed bank plans to hold a board meeting on Friday to consider two key proposals. तो एक लिस्टेड बैंक है। लिस्टेड का क्या मतलब होता है? जिसने पब्लिकली लिस्ट किया हो अपने आप को, शेयर्स हैं जिसके मार्केट में मूव कर रहे हैं, राइट? द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड एंड द अप्रूवल ऑफ इट्स क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, राइट? तो एक तो अप्रूवल करना है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, एंड दूसरा इंटरिम डिविडेंड को उन्होंने डिसाइड करना है, डिक्लेयर करना है। What is the absolute latest day the bank must provide prior intimation to the stock exchange for this meeting to comply with the regulation 29 of the listing obligations? तो एब्सोल्यूट लेटेस्ट डे कौन सा रहेगा, ठीक है, जिसके ऊपर बैंक जो है वो प्रायर इंटीमेशन देगा स्टॉक एक्सचेंज को इस मीटिंग के बारे में, ताकि रेगुलेशन 29 के साथ कंप्लाई किया जा सके। सी, इफ वी लुक एट द पर्टिकुलर सिनेरियो, तो एक होता है एलओडीआर, ठीक है, और ये एलओडीआर किसका होता है? सेबी का होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है एलओडीआर। एलओडीआर क्या होता है? दिस इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर कहते हैं। तो अगर कोई बोर्ड मीटिंग करनी है जिसमें अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने हैं, सो लेट मी राइट ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बोर्ड मीटिंग वेयर आई एम गोइंग टू नरेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमने बताने हैं,
चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, राइट, लिस्टेड एंटिटी के द्वारा, तो कम से कम 5 वर्किंग डेज का प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। 5 वर्किंग डेज प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। एंड फर्दर एक बोर्ड मीटिंग अगर करनी है जहां पर आपको डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड करना है, डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड इज टू बी डन, राइट, या फिर मतलब आपने रिकमेंडेशन देनी डिविडेंड के बारे में, उसके केस में कम से कम 2 वर्किंग डेज का आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। 2 वर्किंग डेज इन दैट सिनेरियो, राइट। अब इस केस में अगर देखें तो बैंक जो है उसने बोर्ड मीटिंग करनी है फ्राइडे को, राइट। अब फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए 5 दिन पहले बताना पड़ेगा, एंड 5 वर्किंग डेज से अगर हिसाब से करें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। एंड फर्दर डिविडेंड के केस में देखें तो उसके केस में आपको कम से कम 2 दिन बताना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। तो इफ वी बेसिकली टेक द इफेक्ट कि हमें 5 वर्किंग डेज पहले बताना है, तो उसके हिसाब से विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस, यानी कि लेटेस्ट पॉसिबल इंटीमेशन जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सैटरडे। 5 वर्किंग दिन पहले बताना ना, तो सैटरडे रहेगा, लेकिन सैटरडे तो वर्किंग डे नहीं होता है, तो उससे हम प्रीवियस वर्किंग डे पर चले जाएंगे, यानी कि फ्राइडे पे चले जाएंगे, राइट, दैट्स द केस। ये चीज यहां पर एप्लीकेबल रहेगी, राइट। सो अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें कि आपने फ्राइडे को बेसिकली मीटिंग करनी है, फ्राइडे इज योर मीटिंग डे, तो फ्राइडे से पहले आपका थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, राइट, एंड फॉर द संडेज लेट्स से हॉलीडे, एंड फॉर द सैटरडे ये आ गया, यानी कि दिस इज 5, 4, 3, 2, एंड दिस इज हॉलीडे, दिस इज 0, एंड दिस इज 1। बट सैटरडे तो वर्किंग नहीं होता, सैटरडे तो वर्किंग नहीं होता, राइट। तो आप क्या करते हो, बैकवर्ड को लास्ट वर्किंग डे के साथ मैच कर देते हो, यानी कि इन बिटवीन द प्रैक्टिस क्या करते हैं, यानी कि अगर हमने फ्राइडे को मीटिंग करनी है तो लेटेस्ट इंटीमेशन डे जो रहेगा दैट वुड बी द प्रीवियस फ्राइडे माइनस 5 वर्किंग डेज, तो प्रीवियस जो रहेगा, ठीक है, दैट इज द प्रीवियस मंडे रहेगा, दैट विल बी द प्रीवियस मंडे। तो आप इस डे पर शिफ्ट होकर के करोगे क्योंकि उस दिन आपका वर्किंग डे नहीं है, तो उस दिन नहीं जाते, राइट। एंड अगर आपने डिविडेंड डिक्लेरेशन करनी है उसकी जो इंटीमेशन दोगे लेटेस्ट बाय वेंसडे, लेटेस्ट बाय वेंसडे वो इंटीमेशन देनी पड़ेगी। ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शंस इट सेज, ऑप्शन से रिलेटेड आंसर यहाँ पे देखते हैं, सिंस द बैंक हैज टू इन्फॉर्म, मस्ट इन्फॉर्म द एक्सचेंज बाय प्रीसीडिंग वेंसडे फॉर द डिविडेंड, ये तो सही है, एंड बाय प्रीसीडिंग सैटरडे, अब सैटरडे को वर्किंग नहीं है तो गलत हो गया, द बैंक मस्ट इन्फॉर्म द एक्सचेंज विद इन 11 days, ये भी गलत हो गया, सिंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एजेंडा items requires a longer notice day, the bank must provide a single intimation for the entire meeting at least 5 days in advance, excluding the intimation day and the meeting day। तो इंटीमेशन डे को निकाल दो और साथ के साथ मीटिंग डे को निकाल दो, उसके हिसाब से यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, राइट। तो प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन के हिसाब से अगर हम डिक्लेरेशन डिविडेंड की बात करते हैं तो उसमें आपको 2 दिन चाहिए होते हैं, और क्यों जब जहां पर आपने बेसिकली फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने हैं वहां पर 5 डेज चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड फर्दर अब दोनों ही सेम मीटिंग का एजेंडा है तो आप जो स्ट्रिक्टर वाला यानी कि लॉन्गर नोटिस है उसको कंसिडर करोगे, अलग अलग इंटीमेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो देयरफॉर बैंक वुड बी नोटिफाइंग द एक्सचेंज एटलीस्ट 5 days इन एडवांस। और इसमें आप इंटीमेशन डे, और जो आपका इंटीमेशन डे रहता है और साथ के साथ जो पर्टिकुलर जिस दिन मीटिंग है उस दिन को छोड़ करके 5 days के हिसाब से आप उनको बताओगे, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर, इट सेज a newly established small finance bank is setting up its compliance department। एक नया है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अपना कंप्लायंस डिपार्टमेंट बना रहा है। द बैंक्स मैनेजमेंट टीम holds the view that the primary purpose of this function to act as an internal police force primarily focused on investigating employees misconduct and fraud after these events have already occurred। Why does this perspective present a fundamental misunderstanding of the modern compliance function's core role? तो मॉडर्न कंप्लायंस फंक्शन के कोर रोल्स के साथ हम मैच क्यों नहीं कर पा रहे? देखो कंप्लायंस जो होता है ना दैट इज प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है आप पहले ही एंटीसिपेट करके चलते हो कि आगे ये चीज हो सकती है एंड उससे बचने की कोशिश करते हो, रिएक्टिव नहीं होता है।
जो इन्वेस्टिगेशन होता है फ्रॉड को या मिसकंडक्ट को आफ्टर इट हैज अकर्ड, वो तो इंटरनल ऑडिट का काम है, विजिलेंस का काम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का काम है। जो कंप्लायंस होता है वो प्रिवेंशन की तरफ होता है कि आप देखो कि सभी लॉज को, रेगुलेशंस को, इंटरनल पॉलिसीज को इम्बेड करना है एवरीडे प्रोसेस में, ताकि वायलेशंस ना हो, ब्रीचेस ना हो। पहली तो चीज यही होती है, राइट। एंड कोर रोल क्या होता है कंप्लायंस फंक्शन का? वो होता है एडवाइजरी का। सो इफ वी लुक एट द कोर रोल्स, if we look at the core rules of the particular compliance की बात करते हैं, तो core role पहला क्या होता है? That's related to advisory, आप advisory देते हो, right? दूसरा जो होता है that's related to monitoring, right? Third, it's related to training and awareness. It's about the ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अभी मैं आपको इनके बारे में बता भी देता हूँ, ठीक है। एंड फर्दर एक रहता है मिस रिस्क मिटिगेशन, इट्स अबाउट द रिस्क मिटिगेशन। नो, एडवाइजरी होता है कि आपने गाइड करना है मैनेजमेंट को, स्टाफ को। मॉनिटरिंग होता है कि आपने चेक करना है कि ऑपरेशंस जो है वो या गाइडलाइंस के साथ या जो रेलिवेंट लॉज है उनके साथ मैच कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपने कल्चर बनाना है कंप्लायंस का अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो स्टाफ अंडरस्टैंड करे कि ऑब्लिगेशंस क्या है उनकी। रिस्क मिटिगेशन का मतलब है अपने रेगुलेटरी रिस्क को पहचानना है पहले से ही, एंड जो कंट्रोल्स उनको इंटीग्रेट करना है अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में, राइट। सो दैट्स द सिनेरियो। तो ये आपके पास कोर रूल्स रहते हैं, दीज आर द कोर रूल्स, ठीक है जी। अब जो पॉलिसिंग है यहां पर, उसे फ्लॉड क्यों माना गया? पॉलिसिंग को फ्लॉड क्यों माना गया? क्योंकि वो कल्चर क्रिएट कर देगी फियर का, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगी, डिस्करेज करेगी। क्योंकि डायलॉग का रिस्क ज्यादा है ओपन डायलॉग का, ठीक है ना, ओपन डायलॉग होएगा ही नहीं। सो कंप्लायंस को हमने कंफ्यूज नहीं करना ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के साथ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। The perspective is largely correct. No, this is not correct. The view is critically narrow. The view is critically narrow here. Is it so? Yes, it is very narrow. Compliance function is defined as a proactive and independent function that identifies, assesses, and monitors the compliance risk to prevent the breaches in addition to reporting them. Right? So option B is absolutely true. Option B is the correct answer here. Option B is the correct answer here. Now let's move toward the next question, number 11. A prominent private sector bank appoints Miss Karina Kapoor as its new head of internal auditor, यानी कि HIA लगा दिया है करीना कपूर को एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने, right? Her appointment letter specifies a term of 2 years, and her direct reporting manager is the CFO, Chief Financial Officer, to ensure that audit findings are immediately integrated into the bank's financial reporting process. According to RBI guidelines, what are the two significant deviations from the prescribed governance structure in this appointment? तो क्या डेविएशन उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहली तो चीज है रिपोर्टिंग लाइन डेविएशन है। क्यों? प्रिस्क्राइब्ड क्या है कि जो HIA होता है ना, यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है, वो डायरेक्टली ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है, नॉट टू द CEO, CFO या किसी एग्जीक्यूटिव। नो, दिस इज नॉट द केस। ये चीज बेसिकली इंश्योर करती है कि जो इंडिपेंडेंसी है HIA की वो बनी रहेगी, एंड फर्दर इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा बिजनेस के ऊपर। बिजनेस का किसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होगा? सोचने के ऊपर। किसकी सोचने के ऊपर? HIA की सोचने के ऊपर, राइट। सो डिविएशन यहां पर ये हो रही है कि जो करीना कपूर है, उन्होंने रिपोर्ट करना है CFO के पास, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज कर देगा उनकी इंडिपेंडेंसी को, तो वो चीज गलत होगी। दूसरी चीज, टेन्योर डिविजन की बात करें तो आरबीआई बेसिकली रिक्वायर्ड कहती है कि मिनिमम जो फिक्स टेन्योर होगा ना HIA का, वो 3 साल का होगा, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब इस केस में क्या कह रहे हैं? 2 साल का होगा, ये तो गलत हो गया ना, दोनों चीजें गलत होगी। सो द टेन्योर अपॉइंटमेंट is too long. No, it's more. It's basically for shorter period. The minimum preferred tenure for HIA is 3 years, and the reporting line to CFO create a conflict of interest as HIA must report directly to the audit committee, MD, or whole-time director. Absolutely correct, right? तो गाइडलाइन ये कहती है, गाइडलाइन ये चीज कह रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नाउ टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Following the RBI inspection, a major bank is found to have systemic and persistent failure in its KYC and AML. तो आरबीआई की इंस्पेक्शन के बाद ये पता लगा कि बैंक के बीच में तो केवाईसी एमएल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड फेलियर है, persistent. The regulator decides to impose several penalties. Which of the following set of actions present the most comprehensive and plausible range of consequences the bank could face for such severe compliance failure? तो क्या failures हो सकते हैं?
देखो अगर बैंक रिपीटेडली फेल होता है केवाईसी ईमेल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग को लेकर के, तो सबसे पहली चीज फाइन जो लग सकते हैं, फाइन्स कुड बी देयर। सबसे पहली चीज जो हो सकती है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मॉनेटरी पेनल्टीज। बैंक के ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज लग सकती हैं, फाइन लग सकते हैं, राइट। एंड फिर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कुड बी इम्पोज्ड, लाइक फ्रीज किया जा सकता है उनके कुछ एक प्रोडक्ट लाइन को, राइट, उनकी प्रोडक्ट लाइन को फ्रीज किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है। फर्दर एडिशनल एक्सटर्नल ऑडिट के लिए कहा जा सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट्स के लिए उनको कहा जा सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिट ज्यादा करवाओ, उनको मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रखा जा सकता है। बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्योंकि फेलियर तो उनका होना, तो हो सकता है कि उनको चेंज करना पड़े, ठीक है, वो भी चीज हो सकती है। रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, या फिर रिलेटेड कंसिक्वेंसेज लग सकते हैं। लाइसेंस विड्रॉल का भी हो सकता है कि लाइसेंस उनका विड्रॉ कर दें, लाइसेंस कैंसिल की भी हो सकता है उनका, राइट। लीगल या जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो भी स्टार्ट की जा सकती हैं, लीगल और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी स्टार्ट की जा सकती है उनके अगेंस्ट, राइट। सो दिस कैन बी डन। सो ऑप्शन 8 says the bank will receive a formal warning letter। देखो इतना भी छोटी चीज नहीं करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा माइल्ड चीज होगी कि सिस्टमिक फेलियर की तरफ आप जा रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग लेटर दे दे, ठीक है, तो ये वार्निंग लेटर दे दोगे, ये तो इतना काफी नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि द बैंक विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ डिटेल्ड क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एन ईयर बट नो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पेनल्टीज। ऐसा नहीं होगा। देखो ये जरूर है कि आपको कहा जाएगा रिपोर्ट करो, लेकिन ये नहीं है कि आपको ऊपर कोई फेलियर का रिलेटेड पेनल्टीज लगाई जाएंगी, ऐसा गलत होगा। द बैंक could face a combination of substantial monetary fines, legal action initiated by the regulator, temporary suspension of the business operations like opening of the new accounts, issuing of the credit cards, right? And आपके ऊपर जो reputation damage है वो भी लग सकता है। So these things definitely can be there। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। So option C is the correct answer। So option C will be the correct answer। सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट हमने कवर किए, उनको समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि फॉलो कर ले अभी के अभी, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी हम इसका कवर करेंगे। एंड तब तक आपका ये पूरे के पूरे दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली कवर हो जाएंगे इस वीडियो क्वेश्चंस में। सो मेक श्योर सो एज टू सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो का, अगर आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, वहां पर वीडियो क्वेश्चंस भी रहेंगे और साथ के उनकी पीडीएफ भी रहने वाली है। सो जल्दी से जल्दी कीजिएगा डाउनलोड एप्लीकेशन को, विच इज above iibf.info/app। और अगर आप iOS यूजर है तो ऑर्गेनाइजेशन कोड भी आपको एंटर करना पड़ेगा, विच इज GEGKT। So that will be all। Thank you so much and see you again in the next video। Happy learning।